सलाम दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि फ़रिश्तों को हम अल्ट्रा वायलेट लाइट में देख सकते हैं? क्या आप ये जानते हैं कि इन आँखों के ज़रिए अगर हम थोड़ी सी तब्दीली कर लें तो हम शैतानों को भी देख सकते हैं? ये वीडियो आपको इन जैसे सवालों के मज़ेदार जवाबात देगी। ये रिबटल वीडियो है फ़ुरक़ान कुरैशी वीलॉग्स का चैनल है उसकी एक वीडियो के जवाब में, और जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा। ये वीडियो मेरे एक फॉलोअर ने भेजी थी। उनकी ख्वाहिश थी कि मैं इस पर तबसरा करूँ। मैंने अमूमी सा जवाब दिया था, लेकिन जब मैंने वीडियो देखी तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि मज़हब और साइंस को मिलाकर बेचने का ये कारोबार किस कदर बड़ा है, किस कदर वसी है, और इसमें किस किस तरह धोखे दिए जाते हैं। जहाँ जहाँ मुझसे मुमकिन हुआ मैं उस फ़ुरक़ान साहब की वीडियो के क्लिप्स लगा दूंगा। आप उनको ख़ुद भी देख सकते हैं पूरी वीडियो को, और फिर अपने तासुरात मुझसे शेयर कीजिएगा। वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा, और अगर कोई ऐसी कोई वीडियो आप चाहते हैं कि मैं उसका रिबटल करूं तो वो भी मुझे ज़रूर बताइएगा। तो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू होती है चंद दावों से। वो ये कहते हैं कि आपको इस बात का ज़रा सा भी अंदाज़ा है कि आपके अलावा भी उस कमरे में और कई जहां मौजूद हैं। बाय द वे, मैं बैक्टीरियाज़ के जहां या दुनिया की बात नहीं कर रहा। बैक्टीरियाज़ यानी वो छोटे छोटे जानदार के जो आपकी जिल्द समेत उस कमरे की तमाम दीवारों पर मौजूद होंगे, नहीं, बल्कि मैं बात कर रहा हूँ उस कमरे में मौजूद जीती जागती मखलूक़ात की दुनियाओं की। मसलन कुरान और हदीस से हमें पता चलता है कि आपके अलावा उस कमरे में कुछ फ़रिश्ते भी मौजूद हैं, कम से कम 10 फ़रिश्ते कि जो आपकी हिफाजत पर मामूर हैं। फिर जिन्नात भी वहाँ पर हो सकते हैं, शयातीन भी मौजूद हो सकते हैं, लेकिन इस सब को आप देख नहीं पा रहे। फिर कुरान के बाद साइंस कहती है कि कमरे में आपके अलावा अरबों खरबों ऐसे छोटे छोटे ज़र्रात मौजूद हैं कि जिन्हें ना तो हमारी आंख देख सकती है, ना ही हमारे कान उन्हें सुन सकते हैं, और ना ही हमारी कोई मशीन उन्हें पकड़ सकती है, और ना ही वो किसी तरह से नज़र आ सकते हैं। उन ज़र्रात की मौजूदगी का हमें सिर्फ़ और सिर्फ इस कायनात की मैथमेटिकल इक्वेशंस और मॉडल्स के ज़रिए पता चलता है कि हाँ, वो मौजूद हैं, और उन्हें हम ग्रेविटॉन्स कह सकते हैं, क्योंकि ये ज़रात ग्रेविटी को यहाँ से वहाँ और वहाँ से यहाँ ट्रांसपोर्ट करते हैं। लेकिन फिर भी हमारी कोई मशीन इन्हें डिटेक्ट नहीं कर सकती। तो फिर इस कमरे में जहाँ आपके अलावा इतनी सारी चीज़ें मौजूद हैं, ग्रेविटॉन्स, जिन्नात, शयातीन, फ़रिश्ते, लेकिन कुछ नज़र क्यों नहीं आ रहा? आखिर ये सब कहाँ छुपा हुआ है? तो इसका जवाब है हायर डिमेंशंस में, उन पर्दों के पीछे के जो मुख्तलिफ डिमेंशंस के दरमियान गिरे हुए हैं। अगर आप एक कमरे में बैठे हुए हों तो आपके साथ कई चीज़ें होती हैं। शैतान होते हैं, 10 फरिश्ते तक हो सकते हैं जो आपकी हिफाजत करते हैं, और पार्टिकल्स भी हो सकते हैं। यानी यहाँ पे उन्होंने फ़रिश्तों को, शैतानों को, पार्टिकल्स, कोई एक फ़िज़िकल एंटिटी है उसको भी मिला दिया। यहाँ पे वो ग्रेविटॉन की मिसाल देते हैं। ग्रेविटॉन एक ज़र्रा है, एक एलिमेंटल पार्टिकल है जो अभी तक डिस्कवर नहीं हुआ। ये ग्रेविटी को मेंटेन करता है, कशिश शकल को मेंटेन करता है, और इसके बारे में एक थ्योरी ये बताती है कि शायद ये एक्स्ट्रा डिमेंशन से आया हो, क्योंकि ग्रेविटी बहुत ही कमज़ोर है। तो ऐसा लगता है कि वो किसी एक्स्ट्रा डिमेंशन से आई है और वो यहाँ पे इफ़ेक्ट कर रही है। यहाँ पे जो दाव खेला है वो ये है कि ग्रेविटॉन अगर है तो उसका असर हम महसूस कर सकते हैं कशिश शकल के तौर पे। फ़रिश्ते, शयातीन, इनके आप कोई असरात महसूस नहीं कर सकते, लेकिन उन्होंने उन दोनों को एक ही हकीकत बता दी है जो निरा धोखा है। आप इस कमरे में मैं अकेला बैठा हूँ, 1000 फरिश्ते भी हों तो मैं उनको ना देख सकता हूँ, ना उनका कोई इफ़ेक्ट मुझ पे ज़ाहिर हो सकता है। 1000 शैतान हों तब भी वो मैं नहीं जान सकता कि वो हैं कि नहीं है, लेकिन ग्रेविटी मैं समझ सकता हूँ। मैं एक पेन उठा के गिराता हूँ, मुझे पता चल जाता है कि ग्रेविटी मौजूद है। लेकिन खैर, अभी तो बहुत कुछ बाकी है। उसके बाद फिर वो डायमेंशंस की बात करते हैं। वो एक मिसाल देते हैं कि डायमेंशंस क्या होती हैं। मैं इस पर थोड़ी देर में आता हूँ। डायमेंशंस के बाद वो 10वीं डायमेंशन की एक मिसाल देते हैं कि उसमें क्या होगा, जो आप इस क्लिप में देख सकते हैं। साइंसदान कहते हैं कि इस कायनात में कम से कम 10 डिमेंशंस मौजूद हैं, कि जिनमें से हम सिर्फ 3 देख सकते हैं। लिहाजा इससे ऊपर की तमाम डिमेंशंस हमारे लिए टेक्निकली हायर डिमेंशंस बन जाती हैं। मैं और आप, हम 3 डिमेंशंस के अंदर रहते हैं, जिसका मतलब ये हुआ कि अगर मुझे इस्लामाबाद से लाहौर जाना पड़े तो मुझे 5 घंटे और 300 किलोमीटर का सफ़र तय करके जाना होगा। लेकिन अगर 10वीं डिमेंशन में मेरा कहीं जाने का दिल करे तो एक लम्हे के अंदर मेरी वो ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। 10वीं डिमेंशन में वक्त का कॉन्सेप्ट
ख़त्म हो जाता है। वहाँ ना किसी बात की देर होती है और ना ही किसी चीज़ का इंतज़ार। तीसरी डिमेंशन में मुझे कोई किताब पढ़नी हो तो सबसे पहले मुझे किसी लाइब्रेरी में जाना होगा, किताबों के किसी खास सेक्शन में तलाश करना होगा, फिर उसके बाद वक्त लगाकर उस किताब को पढ़ना होगा। लेकिन 10वीं डिमेंशन के अंदर रहते हुए अगर मैं कुछ पढ़ना चाहूँ तो उसी वक्त उस किताब का सारा इल्म मेरे दिल के अंदर सरायत कर जाएगा। आंखें बंद करते ही किताब के तमाम चैप्टर्स मेरे दिल के अंदर जज्ब हो जाएंगे। तीसरी डिमेंशन के अंदर अगर मुझे अपना फेवरेट फ्रूट खाने का दिल करे तो सबसे पहले तो मुझे सर्दियों का इंतजार करना होगा, फिर माल्टों के किसी स्टॉल पर जाना होगा और वहां से फिर माल्टे खरीद कर खाने होंगे। लेकिन 10वीं डिमेंशन में यहाँ मेरा दिल चाहेगा और वहां मुझे अपनी जुबान पर माल्टों का खुशगवार जायका महसूस होने लगेगा। उनका ठंडा और खुशबूदार रस मुझे अपने हलक से उतरता महसूस होने लगेगा। ये है एक छोटी सी झलक कि 10वीं डिमेंशन के अंदर रहना कैसा फील होगा। बात करते हैं कि डिमेंशंस होती क्या हैं। देखिए, डिमेंशंस जो होती हैं वो सिर्फ हम ये बता सकते हैं कि हम कहाँ हैं। अ पॉइंट इन स्पेस एंड टाइम इज कॉल्ड डिमेंशन, यानी कि कोई भी चीज़ कहाँ मौजूद है वो हम बता सकते हैं डिमेंशंस की मदद से। डिमेंशंस हम आमतौर पे 3 होती हैं। पहली डिमेंशन यानी कि सिर्फ एक नुक्ता जिसमें आप आगे पीछे हरकत नहीं कर सकते। अगर आप सीधे खड़े हुए हैं तो आप एक डिमेंशन में हैं। अगर आप दाएं बाएं चल रहे हैं तो ये 2 डिमेंशन हो गई, आप आगे जा सकते हैं, आप पीछे जा सकते हैं। अगर आप 3 डिमेंशन में हैं तो फिर आप ऊंचाई या नीचाई कर सकते हैं। अगर मैं आपको मिसाल दूं आसान अल्फाज में, तो जैसे ये एक किताब है, इस किताब की लंबाई है, इस किताब की ऊंचाई है और इस किताब की चौड़ाई है। ये 3 डिमेंशंस हो गई। उसके बाद चौथी डिमेंशन को हम मान लेते हैं। ये डिमेंशन स्ट्रिक्ट सेंस में है नहीं, लेकिन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के बाद हम इसको एक डिमेंशन मानते हैं जिसको टाइम की डिमेंशन कहा जा सकता है। लेकिन ये टाइम की डिमेंशन रिस्ट्रिक्टिव है। हम सिर्फ वक्त में एक तरफ जा सकते हैं, हम वक्त में सिर्फ आगे जा सकते हैं, हम पीछे नहीं जा सकते। इस सामने टेक्नोलॉजी से तस्वीरें, एआई, मूवीज़, इससे हम अपने पास्ट में जा सकते हैं, लेकिन वो सिर्फ एक दिमागी तौर पे जा सकते हैं, जज्बाती तौर पे जा सकते हैं, हकीकत में नहीं जा सकते। तो इनको 3 डायमेंशनल वर्ल्ड कहा जाता है। तो इस 3+1 कहते हैं क्योंकि टाइम जो है वो एक क्लियर डायमेंशन नहीं है। इसको अगर मैं और आसान अल्फाज में समझाऊं तो अगर हमारी, जैसे मेरी और आपकी, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो मेरी और आपकी वर्ल्ड लाइन मिल रही है, हम एक ही वक्त में मौजूद हैं। लेकिन अब उसमें डिफिकल्टी नहीं करना चाह रहा, तो मैं दोबारा इसको आसान अल्फाज में बताता हूँ कि आपकी जो वर्ल्ड लाइन होती है अगर आपकी वर्ल्ड लाइन मिलेगी तब आप मिल सकते हैं दूसरों से। मिसाल के तौर पर अगर मैं ये कहूँ कि मुझे तारिक रोड पे 2 बजे मिलो आके, आप भी आ गए, तो हमारी वर्ल्ड लाइन मिल गई और हम एक दूसरे से को मिल सकते हैं। लेकिन अगर हमारी वर्ल्ड लाइन नहीं मिली, मैं तारिक रोड पहुँच गया और आप 1 घंटा देर से आए, तो हमारी वर्ल्ड लाइन नहीं मिली, हम नहीं मिल सके। जूम जब आया तो उसने इसमें से स्पेस को निकाल दिया, यानी अब हम एक ही वक्त में मिल सकते हैं, हमें स्पेस में होने, एक ही स्पेस में होने की ज़रूरत नहीं है। तो इंटरनेट जब आया तो उसने, जो जूम टेक्नोलॉजी आई कोविड के दौरान, उसने स्पेस के कॉन्सेप्ट को हमारे लिए बदल दिया। अब हम एक ही वक्त में एक दूसरे से मिल सकते हैं। अगर मैं लाइव कॉल करूं तो हम एक ही वक्त में मिल जाएंगे, जबकि हमारी स्पेस की जो जिहात हैं, डायमेंशंस हैं, वो अलग अलग होंगी। उसके अलावा डायमेंशंस कितनी हैं, ये डायमेंशंस आती कहाँ से हैं, ये बहुत ही ज़रूरी सवाल है। ये डायमेंशंस कंप्लीट तौर पे तसव्वुराती हैं, ये हमारी सोची हुई हैं। क्यों सोची हुई हैं? क्योंकि फिज़िक्स में प्रॉब्लम है कि तमाम फोर्सेस जो हैं, 4 फोर्सेस हैं, वीक न्यूक्लियर फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स और ग्रेविटी। इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स अलग लगती है, इनको मिला दिया। साइंस फिज़िक्स में जो सबसे बड़ा काम है वो ये है कि इन तमाम इक्वेशंस को मिला के समझा जाए कि हकीकत में है क्या, क्योंकि हमारी दुनिया में ये तमाम फोर्सेस मिल के काम करती हैं। किस तरह काम करती हैं हम नहीं जानते। इसमें वक्त और ग्रेविटी बहुत मुश्किल है, ये आज तक हम लोग कर नहीं पाए। तो इसके लिए अभी स्क्रीन पे एक तस्वीर दिख रही होगी, तो इसमें एक बताया है कि किस तरह ये थ्योरीज आगे बढ़ी। सबसे पहले न्यूटन की क्लासिकल फिज़िक्स थी, फिर क्वांटम मैकेनिक्स है। क्वांटम मैकेनिक्स कई जहतों से आई है, तो सिंप्लीफाई करके मैंने बताया, लेकिन इसमें बहुत सारी डिफरेंट चीज़ें हैं। क्वांटम मैकेनिक्स के बाद आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी आती है, फिर आती है स्ट्रिंग थ्योरी। स्ट्रिंग थ्योरी एक क्लाइन क्लूजा, एक साइंटिस्ट है जिनको आइंस्टाइन ने उनका पेपर छापा था खुद ही, उन्होंने इस बात को शुरू किया था। इसको एक्सप्लेन तो मैं नहीं कर सकता, लेकिन बहरहाल वहाँ से ही शुरू हुई थी। स्ट्रिंग थ्योरी के बाद फिर एक्स्ट्रा डायमेंशंस डालनी पड़ी। स्ट्रिंग थ्योरी में अगर मैं सादा अल्फाज में बताऊं तो ये कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, जो भी चीज़ें ये सब में बहुत 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 छोटी स्ट्रिंग्स हैं जो वाइब्रेट कर रही हैं। इनकी फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन क्रिएट करती है इलेक्ट्रॉन को, दूसरी फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन क्रिएट करती है न्यूट्रॉन को, वो करते हैं फिर एटम्स को, आगे चलती जाती है बात। लेकिन मसला ये पैदा हो गया कि वो स्ट्रिंग्स काम कैसे करें, तो उसमें मल्टीपल डायमेंशंस हमें डालनी पड़ी उसकी मैथमेटिक्स को दुरुस्त करने के लिए। ये मैथमेटिक्स कहाँ से आई? मैथमेटिक्स आई आइंस्टाइन की जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स से,
और न्यूटन की ग्रेविटी से। ग्रेविटी की इक्वेशंस हमारी लिखी नहीं गई, स्ट्रिंग थ्योरी की इक्वेशंस भी लिखी नहीं जा सकती। यहाँ पे इनको एक्स्ट्रा डायमेंशंस तस्वर करनी पड़ी और स्ट्रिंग थ्योरी फिर आगे बढ़ती गई है और फिर ये 5 स्ट्रिंग थ्योरीज बन गई, जिसमें फिर 10 डायमेंशंस आ गई और बिल्कुल आखिर में एक एम थ्योरी लाई गई। एम थ्योरी जो है आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि एम थ्योरी जो है वो तमाम इस डायमेंशंस को मिला के एक थ्योरी देती है। इसकी भी कोई फाइनल इक्वेशन नहीं है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड मैथमेटिक्स है। और इसमें फिर एक सुपर ग्रेविटी आई, जिसमें सुपर ग्रेविटी की थ्योरी आई जिसमें 11 डिमेंशंस आई। अब आप डिमेंशंस देखिए, अब फर्स्ट सेकंड थर्ड डिमेंशन तो हम समझ गए, ऊंचाई लंबाई चौड़ाई, तो आसान सी बात है। फोर्थ डिमेंशन टाइम है। टाइम की डिमेंशन अपनी क्या होती है? टाइम की डिमेंशन अगर वाकई में एग्जिस्ट करे, जैसे कि पहली दूसरी तीसरी डिमेंशन एग्जिस्ट करती हैं, तो टाइम की डिमेंशन में हम आगे भी जा सकते हैं वक्त में, पीछे भी जा सकते हैं। वहाँ पे नाउ जो है वो एग्जिस्ट नहीं करेगा, या तो पास्ट होगा या फ्यूचर होगा, और हम जब भी चाहें उसमें फ्रीली जा सकते हैं, सिर्फ अपने में। इसमें थोड़ा सा फ़र्क ये है कि जब हम आगे डिमेंशन में जाते हैं तो एक डिमेंशन ऐसी आती है जिसमें हम जाके अपने बचपन से मिल सकते हैं, अपनी डिमेंशन में रहते हुए, अपनी एक दूसरी यूनिवर्स में रहते हुए। टाइम में सिर्फ ऐसा नहीं हो सकता। मैं अगर फोर्थ डिमेंशन क्रीचर बन गया तो मैं फिर अपने पास में जाके देख सकता हूँ कि मैं बचपन में कैसा था। मैं उससे मिल नहीं सकता, लेकिन मैं देख सकता हूँ, अपने फ्यूचर में जाके देख सकता हूँ कि ये कैसा था। अब आती है फिफ्थ डिमेंशन में। तमाम डिमेंशन में बात नहीं करूँगा क्योंकि फिर वो वीडियो बहुत ही लंबी हो जाएगी। फिफ्थ डिमेंशन में होती है अजीब बात। फिफ्थ डिमेंशन में ये होता है कि, अच्छा मेरे नोट्स मौजूद हैं यहाँ पे, क्योंकि जाहिर सी बात है इन सब चीज़ों को याद करके बयान नहीं बताना ज़रा मुश्किल हो जाता है। तो फिफ्थ डिमेंशन में कॉन्सेप्ट आता है पैरेलल यूनिवर्सेस का, यानी आपकी जो रियलिटी है वो यूनी डायरेक्शनल नहीं है, वो एक ही डायरेक्शन में नहीं है। आप वक्त में एक ही जगह सफ़र नहीं कर रहे हैं, बल्कि जो भी आप डिसीजन लेते हैं उससे एक नई यूनिवर्स पैदा हो जाती है, एक ब्रांचिंग है। इस यूनिवर्स में मैंने डिसीजन लिया कि मैं आज वीडियो बनाऊंगा, एक यूनिवर्स बन गई। फिर अगर मैंने डिसीजन लिया होता कि मैं अभी नाश्ता करूंगा तो दूसरी यूनिवर्स बन गई। फिर मैंने डिसीजन लिया होता कि नहीं मैं अभी इंस्टाग्राम देखूंगा तो तीसरी यूनिवर्स बन गई। मेरी हर रियलिटी, मेरी हर डिसीजन ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है, वो ऑलरेडी मौजूद है। इसको पैरेलल यूनिवर्स कहते हैं। फिफ्थ डिमेंशन का अगर मैं क्रीचर बन जाऊं लेकिन मैं उनमें जा नहीं सकता, मेरी हर ज़िंदगी हर डिसीजन के साथ मुकम्मल है और वो ब्रांच होती रहेगी। अगर मैंने वीडियो बनाने के बाद नाश्ता किया तो एक डिमेंशन, वीडियो बनाने के बाद मैं नहा लिया तो दूसरी डिमेंशन, वीडियो बनाने के बाद मैं एडिटिंग करने बैठ गया तो एक और पैरेलल यूनिवर्स। तो तमाम की तमाम मेरी हर डिसीजन ब्रांच होती रहेंगी एक किसी दरख्त की तरह, लेकिन वो सिर्फ मैं ही हूँ। ये तमाम की तमाम एग्जिस्ट करेंगी। यानी कि अगर मैं इसको आसान अल्फाज में बताऊँ तो आपकी हर डिसीजन ऑलरेडी मौजूद है, हर डिसीजन का नतीजा भी किसी न किसी कायनात में मौजूद है, और आपकी ज़िंदगी जो है वो हर अंदाज में जिस तरह आप जी सकते हैं वो मौजूद है। आज मैं एक डॉक्टर हूँ, किसी और डिमेंशन में मैं फायर फाइटर हूँ, किसी और डिमेंशन में मैं राइटर हूँ, किसी और डिमेंशन में कहे जा रहा हूँ, मेरा मतलब है यूनिवर्स में, किसी और यूनिवर्स में मैं पेंटर हूँ, किसी और यूनिवर्स में मैं कुछ और हूँ। मैं ही हूँ, ऐसा ही हूँ, लेकिन अलग अलग हूँ। यहाँ पे मैं रुक के आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ कि इस डिमेंशन में जज़ा और सज़ा किस तरह होगी? अगर हर रियलिटी ऑलरेडी मौजूद है, मैं एक जगह गुनहगार हूँ, एक जगह वली हूँ, एक जगह मिला जुला हूँ, तो फिर मेरी क़यामत के दिन मुझसे खड़ा करके कौन सी कायनात के बारे में पूछा जाएगा? कौन सी कायनात से मुझसे सवाल होगा? अगर आप गौर करें तो हमारी इस दुनिया में जो हमारा शऊर होता है वो एक मोमेंट से दूसरी मोमेंट में जाने का नाम होता है, क्योंकि हम याद रखते हैं कि मैं पहले क्या था, पिछले मिनट में क्या था, अभी क्या हूँ, आगे क्या होने वाला हूँ। इस तरह शऊर हमारा बढ़ता है। अगर मैं हर जगह एग्जिस्ट कर रहा हूँ, हर कायनात में एग्जिस्ट कर रहा हूँ, लामुतनाही कायनात है मेरी हर डिसीजन को लेके, तो फिर जज़ा और सज़ा पे जब खुदा मुझे अपने सामने खड़ा करेगा तो मुझसे कौन सी कायनात के बारे में पूछेगा? जहाँ मैं सईद हूँ, जहाँ मैं गुनहगार हूँ, जहाँ मैं जहन्नुमी हूँ, जहाँ मैं मुसलमान हूँ, जहाँ मैं क्रिश्चियन हूँ, जहाँ मैं एथियस्ट हूँ, जहाँ मैं कुछ और हूँ। तो ये किस तरह हो सकता है? तो अगर हम सिक्स्थ डिमेंशन में जाएंगे तो सिक्स्थ डिमेंशन में तो और भी मामला ख़राब हो जाएगा। वहाँ पे पैरेलल यूनिवर्सेस भी हैं, लेकिन टाइम भी मौजूद है। मैं हर टाइम में जाके देख सकता हूँ। यहाँ मैं एक बात पर सॉल्व करूँगा, फिर आगे चलते हैं, क्योंकि वो डिमेंशंस की बात पे जितनी दिलचस्प है उतनी ही लंबी भी है। सेवन्थ डिमेंशन में आके कोई फिज़िकल बॉडी एग्जिस्ट नहीं कर सकती। सेवन डिमेंशन में मैटर क्योंकि इतना ज़्यादा फैला हुआ है, कायनात इतनी ज़्यादा ब्रांच हो रही है मुख्तलिफ़ कायनातों में, पैरेलल यूनिवर्सेस में, बल्कि अल्टरनेट यूनिवर्सेस में, जो एक स्लाइटली डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। हर टाइम लाइन अलग है, हर कॉन्शियसनेस अलग है, हर कायनात अलग है, और उसके मुतबादिल कायनात भी मौजूद है, उसके अल्टरनेट कायनात भी मौजूद है।
तो फिर वहाँ पे कोई भी फिज़िकल रियलिटी एग्जिस्ट नहीं कर सकती। तो मैं फुरकान साहब से पूछना चाहूँगा कि जब फिज़िकल रियलिटी एग्जिस्ट ही नहीं करती तो आप 10वीं डिमेंशन में कौन से माल्टे का जूस पियेंगे और कौन सी किताब पढ़ेंगे? ये नामुमकिन बात है। ये सिर्फ मज़हब को साइंस से मिलाकर बेचने वाली बात है, इसमें कोई भी हकीकत नहीं है। डिमेंशंस की बात यहाँ छोड़ के आगे दोबारा चलते हैं। सबसे पहले वो पर्दे कि जिनका हमें पता है कि हम उन्हें नहीं देख सकते क्योंकि वो बड़े वाज़ेह फिजिकल पर्दे हैं, और उनमें से सबसे पहला पर्दा है रोशनी का पर्दा, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। आपको पता है कि हम यानी इंसान पूरी रोशनी का सिर्फ और सिर्फ 0.003% हिस्से को ही देख सकते हैं, यानी असल रोशनी के सिर्फ एक मामूली से हिस्से को। हमारी आंखें सिर्फ वो रंग देख सकती हैं कि जो रेड और वायलेट के दरमियान मौजूद हैं, बस। इससे आगे और इससे पीछे की रोशनी देखने से हमारी आंखों के सामने एक पर्दा पड़ा हुआ है। हमें पता है कि रेड से पहले भी रोशनी मौजूद है और हमें पता है कि वायलेट से आगे भी रोशनी मौजूद है, लेकिन चाहे हम जितनी भी कोशिश क्यों ना कर लें, उसे चाह कर भी हम नहीं देख पाएंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि हमारी यानी इंसानों की आंखों में सिर्फ 3 किस्म के ऐसे खुलिये होते हैं कि जिनसे हम प्राइमरी कलर्स यानी रेड, ग्रीन और ब्लू को देख सकते हैं, और फिर सिर्फ ये 3 रंग मिलकर रंगों के लाखों शेड्स पैदा कर देते हैं। लेकिन आपको मज़े की एक बात बताऊं, एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन के तौर पर, कि ये पर्दा सिर्फ इंसानों के सामने मौजूद है। कुछ जानवरों के लिए ये पर्दा एग्जिस्ट भी नहीं करता। मसलन समुद्रों में एक जानवर रहता है मैंटिस श्रिम्प, कि जिसकी आंखों में हमारी तरह 3 नहीं बल्कि 16 किस्म के बुनियादी रंगों को देखने वाले खुलिये मौजूद होते हैं, जिसका मतलब ये हुआ कि मैंटिस श्रिम्प उस रोशनी को भी देख लेता होगा कि जिस रोशनी के मतलब हमारी आंखें या दिमाग कभी सोच भी नहीं सकते। बहुत मुमकिन है कि एक मैंटिस श्रिम्प को हायर डिमेंशंस में मौजूद वो मखलूक़ात नजर आ जाती हों कि जो हमारी आंखों से सरासर पर्दे में मौजूद हैं। बल्कि ऐसा तो एक केस है भी। मैंटिस श्रिम्प तो नहीं, अलबत्ता मुर्ग़ के मुतल्लिक नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया था कि वो फरिश्ते को देख सकता है, और गधे के मुतल्लिक फरमाया था कि वो शैतान को देख सकता है। यानी दूसरे अल्फाज में ये जानवर दूसरी डिमेंशंस की एक झलक देख सकते हैं। फुरकान साहब ने जो बात की है वो ये है कि इंसानी हवास बहुत कमज़ोर हैं, वो जान नहीं सकते। उन्होंने कुछ जानवरों की मिसालें दी हैं कि वो बेहतर देख सकते हैं। यहाँ पे 2 हदीसों का उन्होंने हवाला दिया जो आपने भी देखा कि आप सल्लम ने फरमाया कि मुर्गा जो है वो फरिश्ते को देख लेता है। मुर्गे और हमारी आंखों में कोई फ़र्क नहीं होता, फ़र्क सिर्फ ये है कि वो यूवी लाइट देख सकता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि फरिश्ते यूवी लाइट में होते हैं, जब भी तो वो देख सकता है। लेकिन मज़े की बात है कि आज हम यूवी लाइट को डिटेक्ट कर सकते हैं, कोई फरिश्ता नहीं दिखता। फिर उन्होंने एक हदीस, उसी हदीस में जिसमें उन्होंने ये बात की, उसमें ये भी है कि गधा जो है वो शैतान देख लेता है। गधे की आंखें वैसे ही होती हैं जैसे आम इन मैमल्स की होती हैं, गधा, घोड़ा, हिरन वगैरह। इनकी आंखें साइड्स में होती हैं, सामने नहीं होती हैं। तो उनका जो फील्ड ऑफ विजन है वो बहुत ज़्यादा ब्रॉड होता है, क्योंकि ये चरने वाले जानवर हैं। कार्निवोर्स, शिकार करने वाले जानवरों से बचने के लिए इनको एवोल्यूशन से ऐसी आंखें मिली हैं कि ये बहुत बड़ा देख सकते हैं। हम 110 डिग्री से देख सकते हैं सामने। उनका बहुत बड़ा वाइड होराइजन होता है, वो बहुत बड़े एरिया को स्कैन कर सकते हैं। ये डाइक्रोमैटिक होते हैं, 2 रंगों के इंतज़ार से चीज़ों को देखते हैं। इसलिए कोई हिरन या कोई बारहसिंगा, कोई भी शेर या टाइगर को नहीं देख सकता, क्योंकि वो मर्ज हो जाते हैं अपनी सराउंडिंग्स में। हम देख सकते हैं क्योंकि हम ट्राइक्रोमैटिक विजन में होते हैं। हमारे बेसिक रंग 3 होते हैं जिससे हम मिला के कायनात को, इस दुनिया को देखते हैं। अगर गधा जो है शैतान को देख सकता है तो इसका मतलब तो ये हुआ कि डाइक्रोमैटिक विजन के साथ है। लेकिन मज़े की बात है कि आज हम डाइक्रोमैटिक विजन भी देख सकते हैं, शैतान तो उसमें भी नहीं दिखता। तो अब आप फुरकान साहब या उन जैसे बाकी लोग जो हैं वो सोचें इस बात पे कि ये हदीस फिर किस तरह सच्ची है कि शैतान को गधा देख सकता है, मुर्गा जो है फरिश्ते को देख सकता है, लेकिन हमें तो कुछ भी नहीं दिखा आज तक। चलिए इस बात को यहीं छोड़ते हैं, आगे चलते हैं। उसके बाद फरहान साहब बात करते हैं 2 चीज़ों की जिससे मुझे कोई ज़्यादा ख़िलाफ़ नहीं है, कॉस्मिक होराइज़न और इवेंट होराइज़न। कॉस्मिक होराइज़न क्या होता है? कॉस्मिक होराइज़न ये होता है कि कायनात रोशनी की रफ्तार से ज़्यादा तेज़ी से फैल रही है। डार्क एनर्जी का कॉन्सेप्ट मौजूद है, डार्क मैटर का कॉन्सेप्ट मौजूद है। हम इनको नहीं समझते, लेकिन कायनात बहुत तेज़ी से फैल रही है, स्पीड ऑफ लाइट से ज़्यादा। तो स्पीड ऑफ लाइट जहाँ तक रोशनी कायनात की एज से हम तक पहुँचती है, रिफ्लेक्ट होकर हम सिर्फ वही चीज़ देख सकते हैं। ये पर्दा नहीं है, ये हमारी टेक्नोलॉजी की एक लिमिट है। हम रोशनी की रफ्तार से ज़्यादा नहीं देख सकते, नहीं चल सकते। ये हमारी एक लिमिट है। इसको ये कहना है कि ये पर्दा है, खुदा ने रखा है, मानना चाहें तो मान लीजिए। दूसरी बात है इवेंट होराइज़न। इवेंट होराइज़न क्या होता है? इवेंट होराइज़न मुकम्मल तसव्वुराती चीज़ है। ये एक ब्लैक होल की एज का तस्वुर है, आप तस्वीर में देख सकते हैं। होता ये है कि ब्लैक होल में जो ग्रेविटी होती है वो इतनी ज़्यादा होती है कि वो रोशनी की रफ्तार से भी ज़्यादा होती है। इसको कहते हैं एस्केप वेलोसिटी। रोशनी इससे एग्जिट या निकल नहीं सकती। जब रोशनी निकल नहीं सकती तो हम देख नहीं सकते, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि हमारी जो देखने की हिस्सा है वो
उस पर निर्भर, इस पर डिपेंड करती है कि रोशनी किसी चीज़ से टकरा के वापस हमारी आँख में आए। जब रोशनी निकल ही नहीं सकती वहाँ से तो हम देखेंगे कैसे। कॉस्मिक होराइजन जो है वो भी ऐसे ही है कि रोशनी, कायनात रोशनी की रफ्तार से तेज़ी से फैल रही है तो रोशनी हम तक पहुँच नहीं सकती रिफ्लेक्ट होकर। जब तक वो रिफ्लेक्ट होकर हम तक पहुँचती है कायनात और बढ़ जाती है आगे, तो हम काफ़ी पीछे हैं कायनात की फैलने की रफ्तार से। हम लोग बहुत पीछे तक देख सकते हैं, उससे आगे नहीं देख सकते, या जहाँ तक वो जा रही है वो नहीं देख सकते। उसके बाद वो बात करते हैं वर्म होल्स और पोर्टल्स की। ये आप वीडियो में क्लिप देखिएगा कि वो इसके बारे में क्या बता रहे हैं। कुछ तरीके ऐसे हैं कि जिनके जरिए दो डिमेंशंस के दरमियान मौजूद पर्दों को एक हद तक सिरकाया जरूर जा सकता है। पहला ये कि किसी तरह से दो डिमेंशंस के दरमियान एक पोर्टल या फिर एक वर्म होल खोल दिया जाए। किसी जमाने में साइंस फिक्शन समझे जाने वाले वर्म होल्स और पोर्टल्स आज एक मुसल्लमा हकीकत बन चुकी हैं। हमारे पास ऐसी इक्वेशंस आ चुकी हैं कि जो वर्म होल्स या फिर पोर्टल्स को डिस्क्राइब करती हैं कि उनकी शेप और साइज ऐसा ऐसा होगा। बस अब इतना मसला बाकी रह गया है कि हमारी करंट टेक्नोलॉजी, हमारी इंजीनियरिंग अभी इस काबिल नहीं हुई कि वो इतनी एनर्जी पैदा कर सके कि जो उस पोर्टल का मुंह खोल दे। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि पोर्टल्स का मुंह साइंटिफिक टेक्नोलॉजी के अलावा दूसरी चीज़ों से भी खोला जा सकता है। तो ये आपने वीडियो देख ली। अब पोर्टल्स और वर्म होल्स उन्होंने दावा किया कि वो हैं, इक्वेशंस लिखी जा चुकी हैं, हम सफ़र कर सकते हैं। मैं आपको ज़रा बताता हूँ कि ये है क्या। जब आइंस्टाइन ने अपनी 1915 में जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पेश की तो स्पेस जो थी वो कर्व थी। जब वो कर्व स्पेस है तो ये मुमकिन है कि हम एक कोने से दूसरे कोने तक जा सकें, क्योंकि वो सीधी लाइन नहीं है, वो कर्व है, तो उसमें से आप एक शॉर्टकट निकाल सकते हैं। इसको फिर मैथमेटिकली लिखा गया, इसको कहते हैं आइंस्टाइन रोजेनथैल ब्रिज, और ये 1935 में आइंस्टाइन और रोजेनथैल ने मैथमेटिकली इसको प्रूफ किया। ये इसकी एक पिक्चर डायग्राम है, आप इसमें देख सकते हैं कि ऊपर जो है वो, अच्छा, वर्म होल्स और पोर्टल्स एक ही चीज़ के दो नाम है, इसमें बहुत बारीकी फ़र्क है अगर कोई है तो। वर्म होल्स ज़्यादातर साइंस फिक्शन में यूज़ होते हैं और पोर्टल्स जो हैं वो एक मोर ज़्यादा फिजिक्स की टर्म है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि ऊपर एक सुराख है, बीच में एक कहना चाहिए रास्ता है, और फिर नीचे एक सुराख है, जैसे एक सुरंग होती है। ये इसकी एक एक्सप्लेनेशन है कि अगर हम नॉर्मल रूट से जाएंगे तो हम दाएं तरफ इस तरह जाएंगे, बाएं तरफ नीचे जाएंगे, लेकिन अगर हम एक वर्म होल या पोर्टल बना लें तो हम उसको डायरेक्टली जा सकते हैं। टाइम का जो कर्व है वो लूप हो जाएगा, और इसमें हम थ्योरेटिकली रोशनी की रफ्तार से ज़्यादा तेज़ी से सफ़र कर सकते हैं। मसला इसमें क्या है कि वर्म होल के जो दोनों मुंह हैं जहाँ से आप घुसेंगे और निकलेंगे, वहाँ ब्लैक होल्स हैं। अब यहाँ पे आपने वीडियो में सुना होगा कि वो फुरकान साहब फरमा रहे हैं कि इसकी इक्वेशंस लिखी जा चुकी हैं। ये बात सही भी है और झूठ भी है। इक्वेशंस वाकई लिखी जा चुकी हैं, लेकिन उसमें एक नज़रियाती कॉन्सेप्ट को डाला गया है जिसको कहते हैं नेगेटिव एनर्जी। नेगेटिव एनर्जी एग्जिस्ट नहीं करती, ये मौजूद नहीं है और ना ये हो सकती है। ये मुकम्मल तसव्वुराती है। ये तसव्वुराती चीज़ें डाली क्यों जाती हैं वो एक अलग मौजू है, इसको अभी मैं टच नहीं कर रहा। तो खैर वापस आते हैं इस ब्रिज की तरफ। तो ये आइंस्टाइन रोजेनथैल ब्रिज, वर्म होल या पोर्टल्स वो ये होते हैं। इसके एक कोने पे ब्लैक होल है, दूसरे कोने पर भी ब्लैक होल है। ब्लैक होल बनाने के लिए आपको क्या चाहिए? ब्लैक होल बनाने के लिए जितनी एनर्जी आपको चाहिए उतनी ज़मीन में मौजूद ही नहीं है। अगर मैं एक आम दरवाजे जितना, अगर मैं 70 किलो का एक इंसान हूँ और मैं एक आम दरवाजे जितना ब्लैक होल बनाऊँ, एक, हमें दो चाहिए, मैं एक बनाऊँ, तो उसमें जो मास चाहिए होगा मुझे वो सैटर्न या सैयारा ज़ुहल के बराबर है। आप तस्वीर में देख सकते हैं कि ये जो सैयारा ज़ुहल है ये ज़मीन से किस कदर बड़ा है। ये सिर्फ एक ब्लैक होल है, ये बिल्कुल नामुमकिन है। फुरकान साहब ने फरमा दिया, इक्वेशंस लिखी गई हैं, हमारी इंजीनियरिंग नहीं पहुँची है, हमारी इंजीनियरिंग कभी पहुँच भी नहीं सकती। अर्थ में इतना मास ही नहीं कि हम ये बता लें। अगर हम मार्स पे चले जाएँ, वहाँ पे एक ऑल्टरनेट सोर्स ऑफ एनर्जी बना लें, उसके बाद ये हो सकता है। ये साइंस फिक्शन का मौजू है, हकीकत का इससे कोई ताल्लुक़ नहीं। जब हकीकत का ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन खैर चलिए, अब मैं मज़ीद तनकीद नहीं करना चाह रहा। तो ये काम वो उन्होंने किया, बता दिया कि एक विजन बन गई है और हम पोर्टल्स बना के जा सकते हैं। जो मैंने बताया कि नामुमकिन है। अगर हम इतना एक पोर्टल बनाएं जिससे सिर्फ एक एटम जा सके, उतनी एनर्जी भी हमारे पास नहीं है। फोटॉन्स जो हैं वो पोर्टल में सफ़र करते हैं। क्यों? क्योंकि वो अपनी वेलोसिटी से चल रहे होते हैं, स्पीड ऑफ लाइट से। हमें तो इतनी एनर्जी चाहिए कि हम चल सकें स्पीड ऑफ लाइट से, वो ऑलरेडी चल रहे हैं। दैट्स व्हाई दे कैन ट्रैवल थ्रू पोर्टल्स। तो वो फोटोन होते हैं, लाइट होती है, वो इंसान नहीं हो सकता, कभी भी नहीं हो सकता, बिल्कुल नामुमकिन है। 1000 साल के बाद मुमकिन हो जाए तो मुझे मालूम नहीं, फ़िलहाल तो बिल्कुल नामुमकिन है। अच्छा, ये तो होगी पोर्टल्स की बात। अच्छा, इसमें उन्होंने हदीस भी जिक्र की है जिस पे मैं तबसरा नहीं करना चाह रहा, क्योंकि वो एक फजूल सी बात है, वो नहीं करनी चाहिए। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, उन्होंने इसके आगे बहुत सारे आयात बताई हैं। अगेन मैं कुरान मजीद पे भी कोई तनकीद नहीं करना चाह रहा। अब मैं आपको ये दिखाना चाह रहा हूँ कि ये जो मज़हब और साइंस का कारोबार है, ये होता कहाँ है।
ये आपके सामने स्क्रीन पे है, ये एक हिंदू उन्होंने प्रपोर्ट करते हैं, वो कहते हैं ओम इज इक्वल टू MC²। यानी हिंदू मज़हब ये कहता है कि उनके जो खुदा का नाम है या एक जो जिसको जाप कहते हैं वो असल में एनर्जी की बात है। इस तस्वीर में आपको मैं दिखाता हूँ कि उन्होंने उसको साबित भी कर दिया कि देखिए ये जो ओम है ये बैकवर्ड ई है, ये बैकवर्ड सी है, जो ऊपर जो है वो इज इक्वल टू का निशान है, जो नुक्ता है वो असल में स्क्वायर है। अगर आप मानना चाहें तो आप कुछ भी मान सकते हैं। तो उन्होंने बता दिया कि ई इज इक्वल टू MC², ये ओम का मतलब है। इनके एक स्वामी थे बहुत ही मशहूर, वो भी यही कहते थे कि भाई आइंस्टाइन से 10 साल पहले उन्होंने जो है वो ई इज इक्वल टू MC² बता दिया था अपनी रूहानियत में। और आगे मैं आपको दिखाता हूँ। ये साहब हैं, ये जिंदा है अभी, 32-33 साल की उम्र है इनकी, और ये साहब ये दावा करते हैं कि भैया ये MC² तो है ही गलत, इसमें तो निर्वाणा का जो है वो नहीं बताएगी एनर्जी, इसमें तो मोक्ष की एनर्जी नहीं बताई गई, ये तो है ही गलत, ये तो इंटेंसिटी इज़ कंटिन्यूटी, इस बात का कोई मतलब नहीं है, ये कम्प्लीटली वेग स्टेटमेंट है। किसी के डैडी भी इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते कि इंटेंसिटी इज़ कंटिन्यूटी को समझा के दिखाओ, ये नहीं कर सकते। लेकिन उन्होंने दावा कर दिया अपने श्लोकों की बुनियाद पे कि ये MC² तो नामुकम्मल है। हमारे हिंदू जो हैं वो तो पहले ही बता चुके थे बहुत ज़्यादा। इसी तरह इन्होंने, मैं आपको और दिखाता हूँ, ये जो हैं, ये जो स्वामी जी हैं, इन्होंने ये पहले ही बता दिया था कि स्पीड ऑफ लाइट कितनी है हिंदू स्क्रिप्चर्स को पढ़ के, और हमें ये मालूम नहीं है। अच्छा, मज़े की बात मैं आपको बताऊँ कि आज से तकरीबन 20 साल पहले इजिप्ट में भी एक साहब थे जिन्होंने कुरान मजीद से स्पीड ऑफ लाइट निकाल दी थी। ऐसे ही परवेज़ हुद भाई एक वाक़या सुनाते हैं कि किसी साहब ने जिनों से बिजली बनाने का तरीक़ा बता दिया था। तो ये सब ऐसे ही लोग होते हैं। तो आपने देखा कि ओम का मतलब है MC², स्पीड ऑफ लाइट हमारे श्लोकों में लिखी हुई, अभी ख़त्म नहीं हुई कहानी, अभी तो फिल्म बाकी है। ये देखिए, ये जो है ये इनका एक मैथोलॉजी का कैरेक्टर है जिसमें ये 7 घोड़े जो हैं रोशनी से जा रहे हैं, सांपों, उनकी रेंज जो है लगामें हैं वो सांपों की हैं। तो उसमें ये बताते हैं कि भाई ये जो 7 रेज हैं ये तो कर्व्ड पाथ है लाइट का, जो क्योंकि सांप कर्व्ड होता है, तो ये जो 7 जो सांप हैं ये तो 7 रंग हैं, धनक के 7 रंग हैं ये तो। और ये जो है ये कर्व्ड है क्योंकि लाइट कर्वेचर में ट्रैवल करती है, क्योंकि स्पेस टाइम कर्व्ड है। तो ये तो हमें पहले ही पता है, ये सब इन्हें हिंदुज़म में सब मालूम है इन्हें। तो ये अभी आप सिर्फ हिंदुओं का बता रहा हूँ। ये देखिए स्पीड ऑफ लाइट की इन्होंने मिसाल भी दी कि ये ऋग्वेद में जो है ये श्लोक है, इससे इन्होंने साबित किया कि स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है। तो ये उसका एक मैथमेटिकल प्रूफ भी है। कुरान मजीद का प्रूफ मैं आपको फिर किसी वक्त दिखाऊंगा, लेकिन बहरहाल ये मैथमेटिकल प्रूफ भी दे दिया उन्होंने। तो ये मज़हब का कारोबार ऐसे चलता है। मज़हब इस तरह साइंस के साथ मिला के बेचा जाता है। मतलब बिल्कुल अहमकाना बात है कि 10वीं डिमेंशन में आप जन्नत में होंगे, 10वीं डिमेंशन में आप कुछ और करेंगे। इसमें उन्होंने ब्रेन्स का तस्करा भी किया, लेकिन वो इतना बड़ा कॉन्सेप्ट है कि उसको मैं छोड़ा हूँ अभी कि वो क्या होता है। मुख्तसर तौर पे ये बता देता हूँ कि ब्रेन्स उन्होंने बताया कि जो है वो मुख्तलिफ डिमेंशंस को अलग अलग करती हैं। मुख्तलिफ डिमेंशंस को अलग अलग तो करती हैं, लेकिन ब्रेन्स 1D 2D 3D 4D में होती हैं। ब्रेन्स वो होती हैं, वो एक यूँ समझ लीजिए कि वो सतह है जिस पे स्ट्रिंग्स वाइब्रेट कर रही होती हैं। इसको उन्होंने बरज़ख कह दिया। इसको उन्होंने जो है वो सूरह मोमिनून की आयत से उन्होंने उसको बरज़ख बना दिया, सूरह काफ की आयत से उसको बरज़ख बना दिया। ये इतना ज़्यादा गलत है कि इसको तो डिबंक करने के लिए भी मुझे मज़ीद जो है शायद 20 मिनट लग जाएंगे। जाने से पहले बस इतना याद रखिएगा, आपको मज़हब को मानना है आप मानिए, अगर आपको खुदा को मानना है आप मानिए, आप क़यामत को मानना है आप मानिए, लेकिन साइंस को उन बातों के ज़रिए समझिए जो साइंस आपको बता रही है। ये थ्योरेटिकल फ़िज़िक्स है। ये डायमेंशंस जो हैं ये प्लांक स्केल पे एग्जिस्ट करती हैं। प्लांक स्केल का मतलब क्या होता है? प्लांक स्केल होता है मिलियंथ ऑफ अ बिलियंथ ऑफ अ बिलियंथ ऑफ अ बिलियंथ ऑफ अ सेंटीमीटर, 10⁻⁻35। ये जो डायमेंशंस हैं अगर ये हैं भी तो ये इतनी छोटी जगह पे एग्जिस्ट करती हैं। इतनी छोटी जगह पे लाइट एंटर नहीं हो सकती, हम इनको कभी भी देख नहीं सकते। हमारे पास कोई ऐसी जहत है ही नहीं कि इनको देख सकें। अगर ये इस कदर छोटी हैं तो क्या हमारा हिसाब किताब वहाँ होगा? क्या हम फ़ुरक़ान साहब के माल्टे वहाँ चूसेंगे? क्या हम साहिल अदीन साहब के पोर्टल्स में वहाँ फ़र करेंगे? ये सिर्फ़ आपको बेवकूफ़ बनाने के ज़राए हैं, जिसको आप ये समझ लेते हैं कि ये दीन की हकीकत है। कुरान मजीद में, गीता में, रामायण में कहीं भी ऐसी किसी चीज़ का जिक्र नहीं हुआ। जैसे जैसे साइंस आगे बढ़ती है लोग इसमें मज़हब को टाँकते रहते हैं बेवकूफ़ बनाने के लिए। आखिर में जाने से पहले आप एक और वीडियो देखिएगा, इनका नाम है हाइपर क्वेस्ट साहब। ये फ़ुरक़ान कुरैशी हैं, इंडिया के बहुत ही बड़े आदमी हैं, इनके मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स हैं, और ये आपको ये बताएंगे
कि ओम जो है वो किस तरह mc² के बराबर है। साथियों, ओम इक्वल टू mc² कहना कितना सही है। साथियों, जब हाई एनर्जी फिजिक्स आगे बढ़ी तो हमें लगने लगा कि कभी ना कभी हम उस सबसे छोटे पार्टिकल पर पहुंचेंगे जिसको हम तोड़ नहीं पाएंगे। हम इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन तक पहुंचे, हमें लगा हम पहुंच गए, लेकिन आज हमारे पास 200 से भी ज्यादा फंडामेंटल पार्टिकल्स मौजूद हैं। एक्चुअली हम करते क्या है, हम दो पार्टिकल्स को लेते हैं और उनको स्पीड ऑफ लाइट के पास कोलाइड करवाते हैं, जिससे वो और छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूट जाएं। लेकिन अब हम उस लिमिट पर पहुंच गए हैं कि जब दो एलिमेंट्री पार्टिकल्स टकराने पर छोटे पार्टिकल्स नहीं बनाते, बल्कि अपने जैसे ही, जैसा कि मैंने बताया 150-200 फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं, उन्हीं को बना देते हैं। यानी हमें और छोटे पार्टिकल्स नहीं मिल रहे, या तो एनर्जी मिलती है या फिर एनर्जी उन्हीं पार्टिकल्स को बना देती है जो हमें पहले से पता है। और आइंस्टाइन की रिलेटिविटी थ्योरी से हमें ज्ञात था कि जो मैटर है वो कुछ नहीं बल्कि प्योर एनर्जी का मैनिफेस्टेशन है, जिसे हाई एनर्जी फिजिक्स ने प्रूव भी कर दिया। तो सिंबॉलिकली ओम इक्वल टू mc² लिखना गलत नहीं है, क्योंकि सनातन धर्म में ओम नॉन डुअलिटी का प्रतीक है, जो साइंस में मैटर और एनर्जी के बीच की नॉन डुअलिटी को रिप्रेजेंट कर सकता है। मैं आपसे इजाज़त लेता हूँ, फिर मिलेंगे कुछ दिनों में एक नई वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।